सभी लोगों का स्वागत है पीआर टॉक शो में और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज आलम। आज की शाम आपके सामने में कुछ ऐसी वीडियोस लेके आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल टॉपिक पे है, जिसका नाम है डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिजीज़, डायबिटीज़ इज़ अ डिसऑर्डर। मतलब हम इसे ऑर्डर में ला सकते हैं और डिसऑर्डर्स हमारे ही कारण के हुआ है, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिसऑर्डर्स जो डायबिटीज़ जिसको हम कर रहे हैं अभी, ये शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे 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 यहाँ तक ये चीज़ें पहुँची हैं। इसके शुरुआती दौर की बातें करेंगे और इसकी करंट सिचुएशन की बात करेंगे और इसका क्या हल हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एंशिएंट इंडिया से। जी हाँ, चरखा के टाइम पे जब ये 5th सेंचुरी बीसी की बात है, वहाँ पे जब ज़्यादा पेशाब किसी किसी को हो रहा था तो उससे देखा जा रहा था कि उनके पेशाब में चींटियाँ भी लग रही थी। तो उस समय में ये बताया गया था कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी आई है और अगर किसी को होती है तो वो बच नहीं पाता है। तो फिर लोग अपने अपने पेशाब को बाहर जाके करने लगे ताकि वो देखें कि उनके पेशाब में चींटियाँ लगती है कि नहीं लगती हैं। बहरहाल ये जिन जिन लोगों के पेशाब में चींटियाँ लगती थी और ज़्यादा पेशाब जिसको आता था तो वो घबराने लगे और वो नेचुरली कि वो फिर बचते कम थे। ये तो एक शुरुआती दौर थी इंडिया की, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 5th सेंचुरी बीसी, बिफोर क्राइस्ट। फिर उसके बाद 470 साल के बाद 475 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट के बाद, एंशिएंट चाइना ने इस पे काम किया और बताया कि जो स्टडी की गई थी एंशिएंट इंडिया में, उसमें कुछ और एडिशन करा उन्होंने ये बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब एंशिएंट इंडिया में जब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो उसका नाम रखा गया था मधुमेह, के खून का मीठा हो जाना जिसकी वजह से चींटियाँ लगती हैं। बाद में जब एंशिएंट चाइना ने इस पर स्टडी करी तो उसमें उन्होंने बताया कि इसमें पेशाब ही ज़्यादा नहीं होता बल्कि प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है और भूख भी बहुत लगती है और कमज़ोरी भी बहुत होती है इंसान के जिस्म में। इनका इंसान का जिस्म भी बहुत टूटता है। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये नहीं बताया कि अब इसका हल क्या हो सकता है, बट इन्होंने और सिम्टम्स को एडप्ट कर दिया। फिर एक समय आया जब एंशिएंट चाइना के बाद में मिडाइवल इस्लामिक वर्ल्ड का टाइम आया और उस समय में जब अब्बासिया खलीफत था उस समय में, और गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहा जाता था, क्योंकि उस समय में यूरोप पे उनका काफ़ी हुकूमत था, आधा से ज़्यादा यूरोप पे इस्लामिक वर्ल्ड का हुकूमत था, सल्तनत उस्मानिया का हुकूमत था वहाँ पे। तो उस समय में क्या हुआ कि उन्होंने उस समय के बहुत ज़्यादा मशहूर जो एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, इब्न सीना ने एक पूरी किताब ही लिख डाली इस पे, द कैनन ऑफ मेडिसिन। उनके साथ साथ उनसे भी थोड़ा कुछ पहले एक बहुत ज़्यादा मशहूर फिजिशियन थे, इब्न ज़करिया अल राज़ी। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया और इब्न सीना ने जो अपनी किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन में बताया कि जो एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट चाइना में जो चीज़ खोज की गई थी उसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। और उन्होंने पूरी किताब में ये वर्णन कर दिया कि ये डायबिटीज़ क्या होता है। लेकिन उन्होंने एक टर्म दिया, डायबिटीज़ को एक टर्म दिया, डायबिटीज़ टर्म अभी तक नहीं आया था, डायबिटीज़ को एक टर्म दिया कि इट इज़ अ डायरिया ऑफ किडनी। मीन्स इतना ज़्यादा पेशाब होता है कि पेशाब रुकता ही नहीं है, तो डायरिया ऑफ किडनी उन्होंने दिया। और उन्होंने बताया कि जब किसी को डायबिटीज़ होता है तो किडनी को टारगेट किया जाता है और किडनी काफ़ी उसमें इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा भी वो बताया कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में इक्वली होते हैं, दोनों की जो इश्यूज होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो उन्होंने, चूँकि वो उस समय में हकीमी जो थे वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे, तो उन्होंने वो देखा कि इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उनके पास पेशेंट ज़्यादा आने लगे। तो फिर देखा कि पेशेंट तो आ रहे हैं लेकिन उनके साथ में उनको पेशाब भी बहुत हो रहा है, तो ऐसे लोग फिर बचते नहीं थे और वो चले जाते थे। ये वक्त, वो उस वक्त की बात है 9th और 10th सेंचुरी के, 9th to 10th सेंचुरी, 8 to 10th सेंचुरी के बीच की बातें हैं ये। उसके बाद जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई तो उसके बाद अगर आप आगे की बात अब देखें तो फिर आगे मॉडर्न यूरोप की बात आ रही है। मॉडर्न यूरोप में क्या हुआ कि मॉडर्न यूरोप में जर्मन का काफ़ी दबदबा था उस समय में, जर्मन सबसे सुपीरियर कंट्री अपने आप को मानता था। तो जर्मन के फिजिशियन थे जॉन पीटर फ्रैंक, और उन्होंने बता दिया कि डायबिटीज़ मेलिटस एक बीमारी है और उनका नाम उन्होंने डायबिटीज़ मेलिटस कर दिया। ये है 1794 की बात, तब उन्होंने ये इन्वेंट करके, ये खोज करके बताया था।
और उसके बाद दो और जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम जोसेफ और ओस्कर थे। उन्होंने 1889 में ये बता दिया कि ये जो डायबिटीज़ है इसके लिए पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो पैनक्रियाज का ही रोल है। इसमें पैनक्रियाज में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ है ऐसा। फिर एक बेल्जियन साइंटिस्ट है, उन्होंने इस पे काम किया 1909 में उन्होंने बताया कि एक पैनक्रियाज में एक ऑर्गन है, उसका नाम है इंसुला करके। उन्होंने बताया कि उसमें से इंसुला मतलब आइलैंड, इंसुला लैटिन में उसको आइलैंड को बोलते हैं, कि वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो शुगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। अगर वो नहीं निकलती है तो शुगर की बीमारियाँ हो जाती हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पैनक्रियाज में जो इंसुला है मतलब इंसुलिन है, वही इंसुलिन को वही शुगर को कंट्रोल करता है। बाद में जब आप ये समझ लीजिए कि बाद में उसका नाम ही रख दिया गया आइलेट ऑफ लंगरहैंस, जो कुछ साइंटिस्ट ने उसको आइलेट को पैनक्रियाज को इन्वेंट किया था। तो फिर पता चला कि इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों निकलता है आइलेट ऑफ लंगरहैंस से। इंसुलिन शुगर को लेवल को मेंटेन करता है और ग्लूकागोन लेवल शुगर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। दोनों अगर बराबर से निकलता रहता है तो ये बीमारियां कंट्रोल रहती हैं। बहरहाल ये था तो समझ में आ गया लोगों को। बहुत ज़्यादा कामयाबी की का समय यह आया जब इंसुलिन को डिस्कवर कर लिया गया। यस, 1921 में इंसुलिन को डिस्कवर कर लिया गया, और फ्रेडरिक बेंटिंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में ये इन्वेंट कर लिया। और कनाडा के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था। 1921 का दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे थे। जिसको डायबिटीज़ हो जाता तो वो बचता ही नहीं था, मौत ही उसके लिए एक ऑप्शंस बची थी। लेकिन लकीली फिर इंसुलिन, अच्छा अब आपको ये बताना पड़ेगा कि इंसुलिन से तो बाद में पता चला कि डायबिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक इंसुलिन डिपेंडेंट होती हैं और एक इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होती है। मतलब एक तो ऐसी डायबिटीज़ होती है जो दुबले पतले लोगों को होती है और जिसके लिए इंसुलिन दे करके उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो मोटे मोटे लोग होते हैं, जो ओबीज लोग होते हैं, उनको वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेटर ऑन हो सकता है बट इनिशियली वो नहीं होता है। तो उसके लिए भी एक मेडिसिन इन्वेंट कर लिया गया जिसका नाम मेटफॉर्मिन था। और मेटफॉर्मिन बहुत बड़ी कामयाबी मिली। एमिल वर्नर एंड जेम्स बेल ने 1922 में मेटफॉर्मिन को इन्वेंट किया, जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, जो अभी भी चलती है और बहुत कामयाब मेडिसिन है। लेकिन यूज़ करने के लिए अलाउड नहीं किया गया। इस पे काम चलता रहा। उसके बाद ये 1950 में फ्रेंच फिजिशियन जीन एस्टर्न ने इस पर क्लिनिकल ट्रायल किया, और उसके बाद में ह्यूमन पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया। और फॉर्चुनेटली 1957 में इन्होंने ये बता दिया कि ये सेफ मेडिसिन है और इसको लिया जा सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा दिन था और बहुत सारे लोगों की जान को बचाने में फ्रांस के साइंटिस्ट ने सहयोग दिया है। अब हम देखते हैं कि दुनिया में करीब 26,000 बीमारियां हैं, जिसमें 50 से करीब 60 से करीब डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो करीब 332 बीमारियां ऐसी है नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। बाकी अनकॉमन बीमारियां हैं। WHO जो भी बोले, लेकिन WHO का इतना तो कहना है कि हर 10वें इंसान में आज के डेट में एक इंसान डायबिटिक है। अब है तो कैसे है और किस उम्र को हो रहा है? आज के डेट में 18 से 20 साल के बच्चे को मतलब बच्चे ही कहेंगे हम उनको, 18 से 20 साल के जवान को ये डायबिटीज़ हो रहा है। और उसके लिए बहुत सारे कारण हैं जो आप भी जानते हैं क्या कारण है, लेकिन इस पर हम डिस्कशन फर्दर करेंगे, आगे देखते हैं। लेकिन एक जब खतरनाक चीज़ समय आया था 1921 में, नहीं 1921 में, सॉरी 2021 में करीब 67 लाख लोगों की जान गई थी डायबिटीज़ की वजह से। और वो वजह क्या थी हम देखते हैं कि क्या हो सकती है, बट डिस्कशन करेंगे, इसमें हम और चीज़ों को जानेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जानने की कोशिश ये करते हैं कि हम डायबिटीज़ हमें होता क्यों है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जब याद करें, जब बच्चे होते हैं तो स्कूल जाते हैं। स्कूल के वक्त में बच्चे को क्या बोला जाता है कि आप प्लीज़ नाश्ता करें, नाश्ता करके जाएं। लेकिन बच्चे बोलते नहीं मम्मी, नहीं पापा, मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी।
और बिना खाए पिए चले जाते हैं। कभी कभी नहीं, मतलब अक्सर ऐसे ही करते हैं। फिर स्कूल में जाते हैं, स्कूल में भी पता नहीं कोई बच्चे इधर का उधर हो जाता है, उधर का इधर हो जाता है, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, कुछ खाना पीना जो भी उनको दिन का भी दिया जाता है ना वो भी बचा के लेके आ जाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं खाते हैं। जब वो वर्क करते हैं, जब वो नौकरी करते हैं, जब नौकरी भी करते हैं तो नौकरी के वक्त में क्या होता है, वो सुबह सुबह उठते हैं और बिना नाश्ता किए हुए काम पे निकल आते हैं। खाना बहुत ज़रूरी है, टाइम से खाना भी ज़रूरी है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है काम बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है, नाम बहुत ज़रूरी है, शोहरत बहुत ज़रूरी है। आगे देखें क्या होता है। सोने के टाइम नहीं है। आज के डेट में सोशल मीडिया इतनी एक्टिव हो गई है कि किसी को सोना ही नहीं देती है। जवान क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, किसी को सोना नहीं देती है। तो लोग ज़्यादातर देर से सोते हैं। तो खाना टाइम पे नहीं खाना, और कुछ भी खा लेना, और टाइम पे नहीं सोना, ये मेजर कॉज है कि लोग बीमार हो रहे हैं। क्योंकि जब आप देखें ना, सुबह में नाश्ता नहीं करेंगे, आप एकदम से सीधे दिन का खाना खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका होगा, क्योंकि रात का खाया हुआ जिसम है और फिर दिन में खा रहे हैं या 12 बजे खा रहे हैं, तो बिल्कुल शुगर लेवल डाउन है। और एकदम से आप खाएंगे तो शुगर लेवल अप होगा। तो बॉडी को भी समझ में आ जाता है कि अप एंड डाउन एक नॉर्मल सी चीज़ है, और शुगर लेवल इम्बैलेंस हो गई होगा, मतलब एकदम से वो पीक करेगा और एकदम से डाउन जाएगा। तो ये डायबिटीज़ के ही सिम्टम होते हैं और किसी और के सिम्टम नहीं होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हम दावत नहीं दे रहे किसी को, हम अक्वायर कर रहे हैं डायबिटीज़ को। और हम अक्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन आज के बाद से आप टाइम पे खाएं, आप टाइम पे सोएं और कुछ भी ना खाएं। आपको पता होना चाहिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यूके में या यूरोप में या अमेरिका में ये कहा जाता है लोगों को, हाँ शराब पी सकते हो, शराब इज़ ओके, लेकिन शराब के लिए किसी को मना नहीं किया जाता है। लेकिन मना किसके लिए किया जाता है? आप शुगर इज़ वेरी डेंजरस, ये सॉल्ट इज़ वेरी डेंजरस। कहा जाता है कि शुगर और सॉल्ट से बच के रहो, बहुत खतरनाक होते हैं ज़िंदगी के लिए। जबकि हम लोग कहते हैं कि शुगर और नमक खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शराब मत पीना, शराब से मानसिकता बिगड़ जाती है। लेकिन अगर आप बताएं तो वो भी गलत है और हम भी गलत हैं। शुगर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए शुरू से ही, और सॉल्ट भी हमें कंट्रोल करना चाहिए शुरू से भी। शराब तो पीना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसे करके हम शुरू से चलेंगे तो हम, हमारी जो परवरिश होगी, जो हम ग्रो करेंगे, तो हम उस लेवल से ही ग्रो करेंगे, तो हमें नुकसान नहीं होगा। और आगे की तरफ हम देखते हैं कि अब इसके अलावा देखिए क्या हो रहा है। इसके अलावा जब किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि फास्टिंग शुगर करें और रैंडम शुगर करें, और 3-3 महीने पे ना वो देखें कि आपका HB1AC क्या हो रहा है, ये 4.5 to 5.5 है कि नहीं है। और अगर आप फास्टिंग शुगर ले रहे हैं तो आप 100 से नीचे हैं कि नहीं है, और अगर आपका रैंडम शुगर हो रहा है तो 150 से नीचे है कि नहीं है। भाई अगर किसी को बीमारी हुई है और वो शुगर की बीमारी है, इसका मतलब डायबिटीज़ है, शुगर डिसऑर्डर है। आपको भी पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज शुगर गुड़ भी रिलीज करता है और इंसुलिन भी रिलीज करता है। दोनों बराबर बराबर रिलीज होता है तो मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है। तो अगर हमें टेस्ट करना है तो टेस्ट करने के लिए हमें शुगर का भी टेस्ट करना होगा और हमें इंसुलिन का भी टेस्ट करना होगा कि फास्टिंग इंसुलिन हमारा क्या है, रैंडम इंसुलिन हमारा क्या है, अगर क्या हमें शुगर की ज़रूरत है भी या नहीं है, डायबिटीज़ हमें है भी या नहीं है। जब तक आप दोनों को नहीं करेंगे तो आप कह नहीं सकते कि आपको डायबिटीज़ है। ये रियल फैक्ट है। मैं 2016 में डायबिटिक हुआ था, आज मैं नहीं हूँ। आज मेरा नॉर्मल है सब कुछ, मेरे पास नॉलेज नहीं था तब, ठीक है। और एक और भी गलतियाँ क्या करते हैं हम, कि हम डायबिटिक हो जाते हैं लेकिन हम ईगो में रहते हैं कि नहीं मैं डायबिटिक नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि अरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाइयाँ शुरू कर देगी, वो लाइफ टाइम रहेगा। फिर क्या होता है कि जो मर्जी खाते रहते हैं, जो मर्जी करते रहते हैं, कभी सो गए, कभी जग गए, कभी खा लिया, कभी कर, ये हम मौत को दावत देते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, चाहे अपने बीवी बच्चे हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसको आँख के सामने में रख करके देखें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर लेवल आपको चेक करना होगा फास्टिंग और रैंडम, और आपका इंसुलिन लेवल भी चेक करना होगा फास्टिंग और रैंडम। अगर आपको दोनों बराबर होता है, अगर आपको दिख गया कि इंसुलिन लेवल आपका नॉर्मल है, इसका मतलब आपको शुगर नहीं है, तो आपको खाने पर परहेज़ करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और राइस ब्राइन ऑयल आप लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जितने भी ऑयल हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, बाकी जितनी चीज़ें हैं उसको थोड़ा बंद कर दें और तली हुई चीज़ें थोड़ा ना खाएं तो अच्छा है। लेकिन अगर हाँ, अब चलते हैं चैलेंजिंग क्या है। चैलेंजिंग ये है कि डायबिटीज़ किसी किसी को हो गया है लेकिन फिर भी वो दवा नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं लेकिन उनको पता नहीं कि वो प्री डायबिटिक है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो डायग्नोस्ड हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी वो सोए हुए हैं उसमें, और शौक से बोलते हैं मैं तो 50
55-60 साल से का हूँ, लेकिन मेरे को कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, दो आई एम डायबिटिक, मेरा 500 शुगर रहता है। और बोलने को देखो शर्म भी आनी चाहिए। तो ये इग्नोरेंस भी है, और इसका भी कारण है कि मौत हो रही है। अभी तो बहुत मौत कंट्रोल हो गई है, जबकि कोई 15 लाख लोग हर साल दुनिया में डायबिटीज़ की वजह से डेथ हो रहा है। लेकिन ये एक कॉन्टेंट फिगर है, लेकिन जिन लोगों ने इग्नोर कर दिया है, जिन लोग जो प्री डायबिटिक हैं, जिनको डायग्नोस हो गया है, फिर भी वो इग्नोरेंस कर रहे हैं, कुछ लोग कराना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे अगर सब लोगों को देखें तो इसका रेशियो बहुत ज़्यादा गुना जा सकता है। मैनेजमेंट करने के लिए हम डायबिटीज़ का क्या कर सकते हैं? डायबिटीज़ मैनेजमेंट करने के लिए हम देखिए, सबसे पहले तो है कि आप अगर मान लिया 5 रोटी खा रहे हैं, आप 5 रोटी ना खाएं एक टाइम पे, आप 1 से डेढ़ रोटी खाएं, और 1 से डेढ़ रोटी के बदले में थोड़ा सा सलाद उसका ले लें और सलाद खा लें, ताकि पेट आपका भरा हुआ रहे। सुबह में और खाने के बीच में 3 घंटे से ज़्यादा का फासला ना रखें, क्योंकि 3 घंटे में सब चीज़ डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर कुछ भूख लग जाती है, कुछ चीज़ ले सकते हैं आप भुना हुआ चना ले सकते हैं, आधा सेब ले सकते हैं, थोड़ी सी कुछ पपीता खा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें ले लें, आप कीवी ले लें, पर ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो चीज़ें आपके कंट्रोल रहेंगी। इफ़ टाइम ऑफ क्वांटिटी ऑफ फूड और टाइप ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कितने बजे खा रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप योगा करते हैं, अगर ठीक है करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते कम से कम वॉक करें। वॉक नहीं करते तो कहीं ना कहीं वॉक करने वाला काम करें थोड़ा मोड़ा। बच्चों को छोड़ दें स्कूल में, कहीं पे किसी को देख ले जा करके, नहीं कुछ होता है मंदिर पास में तो चले जाए पैदल, वहाँ पे जा करके घूम के आ जाएं, मस्जिद चले जाएं, नमाज़ पढ़ के आ जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, ऐसे जगह थोड़ा दूर वाले पे चले जाएं, ताकि थोड़ा वॉक भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिएं, लेकिन सनसेट से पहले पहले पिएं, सनसेट के बाद ना पिएं, वरना वो सनसेट के बाद पिएं, मतलब कम पिएं। एक बड़े गिलास में दिन में पिएं, और छोटे गिलास में अगर रात में पिएं तो कोई नुकसान नहीं है। व्हाट नॉट टू ड्रिंक, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ड्रिंक, चाहे वो पैकेट जूस हो या फिर वो फ्रेश जूस हो, आप इससे बचने की कोशिश करें। क्यों? जैसे जूस जो होता है ना, फ़ौरन एब्जॉर्ब होता है, तो शुगर लेवल एकदम से बढ़ा देता है वो। तो आप कुछ भी कर लेंगे, आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा। तो बेहतर है कि रॉ खाएं आप। रॉ अगर संतरा ले रहे हैं आप, थोड़ा सा तरबूज भी ले लेंगे तो कोई इश्यूज़ नहीं है। पूरा तरबूज का जूस पिएंगे तो नुकसान कर जाएगा आपको। पपीता खा लें, थोड़ा सेब खा लें, अंगूर का 2-4 दाना खा लें, एक दो अगर आप काजू भी खा लें, काजू खा लें कोई नुकसान नहीं है, बादाम वगैरह अखरोट वगैरह कोई नुकसान नहीं है आपका। अगर खजूर खा रहे हैं तो 1-2 खजूर आप खा सकते हैं, एक मान के चलें, मैक्सिमम 1 से 2 ले लें। ट्रीटमेंट के लिए देखिए बहुत सारी मेडिसिन है। जब मैंने भी ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, मेरे को कोई भी दवाइयाँ फ़ायदा नहीं की, रियली मतलब अमेजिंग है। पेटेंटेड दवाइयाँ भी फ़ायदा नहीं की, कोई भी दवाइयाँ फ़ायदा नहीं की। जब मैंने बहुत 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 कोशिश करी, सारी दवाइयों को टेस्ट कर लिया, फिर मैंने देखा कि मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन और ग्लिमिप्राइड। मेटफॉर्मिन सस्टेन रिलीज था 500 मिलीग्राम का। पहले मैंने 2 गोली ली जब मेरा ब्लड शुगर कोई 400 से ऊपर का था। फिर वो विद इन ए वीक ऑफ टाइम बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया, और फिर मैंने 1 गोली कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस गोली को कंट्रोल कर दिया, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी खाया कभी नहीं खाया। अब 2-2 महीना नहीं खाते हैं तो तभी भी चीज़ें एकदम नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है और आपने बहुत इग्नोर कर दिया है, या आप अपना अगर कुछ काम तो आप डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं, आपके आपके किडनी का डिसऑर्डर्स हो सकता है, हार्ट का डिसऑर्डर्स हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जिसको डायबिटीज़ होता है उसका शुगर काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, तो उसका जो मूवमेंट होता है हाथ का, पैर का, बॉडी का, और अंदर में जैसे हार्ट बीट ये वो सब डिस्टर्ब हो जाता है खून के गाढ़ा होने से। और खून का गाढ़ा सिगरेट पीने से भी होता है, ठीक है, और शराब पीने से भी होता है, ये जान लीजिएगा। तो डापाग्लिफ्लोजीन या एपिग्लिफ्लोजीन आप ले सकते हैं 10 मिलीग्राम का रोज़, एटलीस्ट 2-3 महीना ले लें, ताकि जो डिसऑर्डर्स या हो चुके हैं डायबिटीज़ की वजह से उस पर वो कंट्रोल कर पाएँ आपके लिए, और आप नुकसान से बच सकें। और आप ये मान के चलें कि ये ख़तरनाक चीज़ें हैं। और डायबिटीज़ में हमेशा देखिएगा कि जैसे ये हाथ है, ये हाथ अभी पूरा उठ रहा है हमारा, ठीक है ना, ये हाथ भी हमारा पूरा उठ रहा है, लेकिन अब देखिए पूरा ऐसे करके उठ रहा है। लेकिन डायबिटीज़ में देखेंगे कि कभी कभी आपका फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, तो हाथ पूरी तरह से उठ नहीं पाता है। इसका मतलब है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है, और वो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि नर्व लॉस हो रहा है आपका। तो आप प्रीगाबालिन और मिथाइलकोबालामिन का कॉम्बिनेशन लें,
एटलीस्ट रात में लें, चूँकि नींद आती है इससे। किसी किसी को मिथाइलकोबालेमिन से ही नींद आ जाती है, तो प्रीगाबलिन मिथाइलकोबालेमिन का कॉम्बिनेशन लें। अगर वो फ़ायदा कर जाता है तो पूरा 1 आध महीना ले लें, उसके बाद फिर छोड़ दें। अगर आपको उससे भी सक्सेस नहीं मिल रहा है 2-3 दिन लेने के बाद में, तो प्रीगाबलिन मिथाइलकोबालेमिन के साथ में नॉरट्रिप्टिलिन 10 मिलीग्राम का ऐड करके आप लें। आप एटलीस्ट 2-3 हफ्ते लें या महीना भर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपका ये हाथ डे 1 से ही बिल्कुल रिलैक्स होगा, एकदम रिलैक्स होगा। जैसे देखिए मेरा रिलैक्स है, कहीं पर से कोई इश्यूज़ नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, आपका बॉडी लॉस होने लगता है, फेस गिरा गिरा लगता है, कमज़ोरी लगती है। अब हाँ, मैं अपने बारे में बता दूँ, जब मुझे डायबिटिक हो गया तो फिर हमने क्या किया, हमने फास्टिंग इंसुलिन चेक करी। तो फास्टिंग इंसुलिन जब चेक किया तो नॉर्मल ही नहीं था, बल्कि बेस्ट था, बेस्ट। और यही वजह था कि मुझे कोई वीकनेस नहीं लग रहा था, मेरे अंदर कोई सिम्टम दिख नहीं रहा था, मेरा शुगर लेवल कभी कभी बढ़ा हुआ रहता था। लेकिन यस, जब वो चीज़ दिख गया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे को थोड़ा राइस ब्राइन ऑयल और सरसों का तेल, इन सब लोगों का इस्तेमाल करना है, और खाने पीने में जो फ्राइड चीज़ें हैं उनसे थोड़ा परहेज़ करनी है, और खाना कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं ज़्यादा ज़्यादा मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जिसे डायबिटीज़ होता है, लीवर डिसऑर्डर्स उसको पहले होता है। तो लीवर डिसऑर्डर के वजह से डायबिटीज़ होता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो लीवर डिसऑर्डर्स है, और लीवर डिसऑर्डर रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटीज़ के लिए। जिसको लीवर डिसऑर्डर्स हो जाता है उसके कारण उसका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, और जितने भी पैनक्रियाज वगैरह उनके फंक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं। और इसलिए आपको लीवर के चेक ज़रूर कराने, होल बॉडी चेकअप ज़रूर कराएं आप देखना कि जब आपको डायबिटीज़ होगा तो आपके जॉइंट में भी पेन होने लगेगा, आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा ईज नहीं रहेगा, हाथ बहुत मूवमेंट नहीं होगा, पैर बराबर मोड़ नहीं पाएंगे ठीक से। तो इसका मतलब कि आपको हरकत लाना है, आपको थोड़ा योगा भी करना है, थोड़ा एक्टिव रहना है। हर चीज़ में एक्टिव रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि जब डायबिटीज़ किसी को हो जाता है तो इतना घबरा जाता है कि वो फिर अपने उस जब आप घबराएंगे, तब जब आपको डिप्रेशन होगा, इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा। जब इंसुलिन का लेवल कम होगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए आपको खुश रहना है। अगर खुश नहीं रह पाएंगे, घबराएंगे, बार बार चेक करेंगे, बार बार प्रिक करेंगे, तो नेचुरली है कि आप अपने डायबिटीज़ को दावत दे रहे हैं कि ग्रो करने के लिए। हाँ जी, अब मैं कुछ बता रहा हूँ आपके लिए क्या करना चाहिए। स्मार्ट वे क्या है डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। मैंने बताया ना कि डायबिटीज़ इज़ नॉट ए डिजीज, इट इज़ डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर है तो उसको ऑर्डर में लाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, 10 बजे सोने का प्लान करो। अब 10 बजे जब सोने का प्लान करोगे तो 10, 11, 12 तक सो ही जाओगे। तो 10 बजे सोने का प्लान करो, बेड पर जाओ, और सुबह सुबह 5 बजे उठ जाओ। उठने के बाद में सबसे पहले नहाओ धो, और आप नमाज़ पढ़ लो, पूजा कर लो, चर्च में जाओ, जहाँ गुरुद्वारे जाओ, जहाँ जाना है जाओ, अपने मज़हब के मुताबिक अपना अपना काम करो, लेकिन थोड़ा सा धार्मिक भी बनो, ठीक है। बच्चों का ख्याल करो, फिर अपने आप को भी ख्याल करो, खाओ पियो, आप उसके बाद अपने काम पे जाओ। आप देखना कि जब सूरज के साथ उठने लगोगे, सूरज के साथ सोने लगोगे, तो आप सूरज की तरह ताकतवर भी हो जाओगे, सूरज के साथ तरह कामयाब भी हो जाओगे, और आपका टाइम मैनेजमेंट सूरज के जैसा हो जाएगा। जैसे आप देखिए सूरज का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़ जाए, टाइम से कभी भी आगे पीछे नहीं होता है, ठीक है। घड़ी बंद हो सकती है, सूरज बंद नहीं होता है, ठीक है। आप देखें नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है कि आप जितने भी जूसेस हैं, चाहे वो पैकेट का जूस हो, चाहे वो फ्रेश जूस हो, रोक दें। बेकरी कंप्लीटली रोक दें। बाहर की चीज़ों को कम से कम खाने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर नमकीन भी खाएंगे बाहर का ना, तो उसको अगर ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा शुगर डला हुआ है उसमें। बिना शुगर के नमकीन भी नहीं बनता है। तो आप बाहर की चीज़ों को ना अवॉइड करें, कोशिश करें कि बाहर की चीज़ें थोड़ा कम खाएं, ना के बराबर खाएं। आप रोज़ाना 6 से 8 गिलास ज़रूर पानी पिएं, और सैलड्स की क्वांटिटी को आप बढ़ाएं। खीरा रखें अपने यहाँ पे, आप खीरा खा लें जब आपको खीरा खाने की ज़रूरत होती है। अब इसी तरह से आप अमरूद खा सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है, आप अमरूद जब खाएं चाहे खा लें। और आप देखना कि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, जनरली देखा गया है कि जो डायबिटिक होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, तो आप गूगल लिपिड भी ले लें। मेदोहर गूगल होता है, उसका आप 2 गोली रात में ले लें सोते समय में, और त्रिफला 2 गोली आप ले लें साथ सोते समय में। इससे आदत नहीं बनती है, आप अगर रोज़ भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं आपके लीवर को भी मजबूत करता है, आपके जॉइंट के पेन को भी कम करता है, और जितने भी जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करता है। सबसे अच्छी चीज़ है कि HDL को बढ़ाता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत कम करता है। आप फ्रूट्स में क्या ले सकते हैं, आप पपीता खा लें, संतरा खा लें, कीवी खा लें, बीट रूट तो डिटॉक्स करता है पूरे लीवर को। बीट रूट का जूस लें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप एप्पल खाएं, एप्पल लेकिन आधा एप्पल एक बार में खाएं, या एक छोटा सा एप्पल खा सकते हैं।
आप गाजर का जूस भी ले सकते हैं, गाजर का जूस ओके है, बीटरूट का जूस ओके है, ये आप लें, ये लीवर को डिटॉक्स करता है। अब ब्रेकफास्ट जो है आप 10 बजे से पहले पहले कर लें एटलीस्ट, और लंच 1 बजे से पहले पहले कर लें, और खाना जो खाएं रात का वो 7 बजे से पहले पहले खा लें, ठीक है ना। फिश, एग और मीट गुड है, बट फ्राइड नहीं खाना आपने। आप वॉक करें, योगा करें, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई डायबिटीज़ है, आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे से बात करें। आप हमारे आकर के आप हमारे पे व्हाट्सएप से भी हमारे को सवाल कर सकते हैं। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा आपको और गाइड करूंगा, मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि जब मैं बाहर आ चुका हूँ डायबिटीज़ से, रिवर्स कर चुका हूँ डायबिटीज़ को, आप भी रिवर्स करें, आप भी खुश रहेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे, कम से कम दुआएं तो देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग PR टॉक शो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें और लोगों को अवेयर करें। नॉलेज इज़ पावर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें जो होती है वो नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो आप शेयर करें एक दूसरे को, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे लोगों का भला नहीं होगा। ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। और ये एक ज़िंदगी जो है, एक ज़िंदगी में आप जितना अच्छा काम कर सकते करें। बाकी ज़िंदगी कब मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक मिथ है। अगर किसी कोई मिथ में जी रहा है तो मिथ में ना जिए, यही ज़िंदगी है, और ये मरने के बाद में फिर दोबारा वापस नहीं आना है हमें। हम इसी ज़िंदगी में जीते हैं और इसी ज़िंदगी में फिर मर जाते हैं। लेकिन जो अच्छा काम करना है आप कर लें, आज से ही करें, अभी से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PR टॉक शो।